Hello everyone, welcome to my channel Enhanced Study. Friends, in this video we will be talk about the epic. What is the epic? What is the characteristics of epic? How many writers are associated with epic? And most important example of epic in English literature. All these things we will be discussing in detail in this video, and it will request to every student who are new in this channel, please like, subscribe and share this channel so that every student would take a benefit of this video. Earlier I have discussed about three most important topic: sonnet, ballad एंड ओड इन डिटेल्स. अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में विजिट करके वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं. दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन लाइक TGT, PGT, GIC, NT-NET एग्जामिनेशंस, KVS एंड GIC एग्जामिनेशंस. फाइन, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. इन दिस स्लाइड वी विल बी डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ एपिक एंड फ्रॉम वेयर दिस वर्ड was derived. Okay, first point clear is that the word epic is derived from the ancient Greek adjective epikos which means a poetic story. दोस्तों, एपिक ग्रीक वर्ड यानी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, इपिकोस से, जो कि एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है पोएट्रिक स्टोरी. ओके, एपिकोस मीन्स अ पोएट्रिक स्टोरीज. ये ग्रीक वर्ड है. एन एपिक इज लॉन्ग नैरेटिव पोएम डीलिंग विद द मार्शियल एक्सप्लॉइट ऑफ some national hero. Epic एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है. What is the long narrative poem? A poem which tells the story is called long narrative poem. इसमें स्टोरी के माध्यम से इसमें स्टोरी को नरेट किया जाता है, ऐसी पोएम लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती हैं. इसमें जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, जो हीरो होता है, उसके एक्सप्लॉइट के बारे में बताया जाता है, उसकी ब्रेवरी के बारे में बताया जाता है, उसके जो एक्शंस होते हैं जो स्टोरी में पोर्ट्रे किए गए हैं, शो किए गए हैं, उनको डिस्कस किया जाता है, उनको दिखाया जाता है, उनको बताया जाता है. ओके, एपिक पोएट्री इज वन ऑफ द अर्लीस्ट काइंड ऑफ पोएट्री टू बी रिटन इन एनी कंट्री. यानी स्टार्टिंग में सबसे पहले एपिक पोएम ही लिखी जाती थी और ये सबसे पुराना फॉर्म है पोएट्री का. होमर, इलियाड एंड ओडिसी, वर्जिल की एनीड, रामायण एंड महाभारत आर एग्जाम्पल ऑफ एपिक. यहाँ पर होमर की इलियाड एंड ओडिसी, वर्जिल की एनीड, रामायण और महाभारत, ये कुछ फेमस एग्जाम्पल हैं, माने गए हैं इंग्लिश लिटरेचर में एपिक के. जस्ट एज बैलेड इज अ शॉर्ट स्टोरी इन अ वर्स, द एपिक इज लॉन्ग स्टोरी इन अ वर्स. यहाँ पर ये दो टर्म में कंपैरिजन किया गया है दोस्तों, कि बैलेड शॉर्ट स्टोरी होती है एंड जबकि जो एपी होती है वो लॉन्ग स्टोरी होती है. यानी बैलेड और एपिक दोनों ही पोएट्री का फॉर्म है, बट जो बैलेड होता है उसे शॉर्ट में लिखा जाता है और जबकि जो एपिक होती है वो लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है. जस्ट एज देयर आर बैलेड्स ऑफ ग्रोथ एंड बैलेड ऑफ आर्ट, so also there are epic of growth and epic of art. जैसे ballad of growth and ballad of art ये दो मेजर पॉइंट होते हैं बैलेड में, इन द सेम वे एपिक में भी एपिक ऑफ ग्रोथ एंड एपिक ऑफ आर्ट, ये दो मेजर पॉइंट्स होते हैं. तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एपिक और बैलेड में क्या डिफरेंसेस है एंड एपिक वर्ड्स किस लैंग्वेज से डिराइव्ड किया गया है, एपिक का मीन्स क्या होता है और इसके क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं.
ओके तो यहाँ पर जो सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है दोस्तों, एंड ये कुछ एग्जाम्पल हैं एपिक के, इनको हम आगे अभी डिटेल में और डिस्कस करेंगे, जो होमर का एलियाड एंड ओडिसी, वर्जिल का एनीड, रामायण एंड महाभारत, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल माने गए हैं एपिक के। आइए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दो टाइप्स बताए गए हैं एपिक के। पहला है फोक एपिक, जिसे हम ट्रेडिशनल एपिक भी कहते हैं, एंड सेकंड इज लिटरेरी एपिक, और ये दूसरा एपिक है लिटरेरी एपिक। इनको हम डिटेल में समझेंगे वन बाय वन। फोक एपिक, फोक एपिक हैज इट्स ओरिजिन इन पॉपुलर सॉन्ग एंड स्टोरी, यानी जो फोक एपिक का जो ओरिजिन हुआ था वो सॉन्ग एंड स्टोरी के थ्रू हुआ था। इट इज़ नॉट अ वर्क ऑफ वन मैन, इसमें एक व्यक्ति के कार्यों को ही नहीं डिस्क्राइब किया जाता, बल्कि कई स्टोरी और सम पॉपुलर हीरो के बारे में भी डिस्कस किया जाता है। यानी इस साइड में कई स्टोरियाँ और भी चलती हैं और उनको भी एपिक में डिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि एपिक 12 बुक में लिखी जाती है, एंड अ नंबर ऑफ द स्टोरीज एंड लीजेंड्स अबाउट सम पॉपुलर हीरो में सर्कुलेट इन ओरल फॉर्म फॉर लिटरेचर, यानी इसमें नंबर ऑफ स्टोरीज होती हैं लीजेंड के बारे में। लीजेंड का मतलब होता है पॉपुलर स्टोरीज हो गई या पॉपुलर हीरो के बारे में जो उनके एक्शन है उनको डिस्क्राइब किया जाता है, एंड बेसिकली ये ओरल फॉर्म में लिखा जाता था। जो फोक एपिक है वो ओरल फॉर्म में लिखा जाता था। Later on, some other poet may collect them, organize them, and impart to them form and the unity. But बाद में कुछ पोइट ने उस स्टोरी को, उन स्टोरियों को कलेक्ट किया, उनको ऑर्गेनाइज किया, एंड देन एक यूनिटी फॉर्म में उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, और इस तरीके से फोक एपिक एक न्यू चेंज फॉर्म में ओरिजिनेट हो गया। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम इलियाड इज वन ऑफ सच एपिक। इट इज सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड बाय एंशिएंट ग्रीक पोएट होमर आउट ऑफ नंबर ऑफ फ्रेगमेंटरी स्टोरी, यानी इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल दोस्तों है इलियाड, जो कि ग्रीक पोएट होमर के द्वारा ये एपिक लिखी गई थी, एंड ये फ्रेगमेंटेड स्टोरी में लिखी गई थी, और इसे बाद में पोइट्स के द्वारा कलेक्ट ऑर्गेनाइज करने के बाद इसे एक न्यू फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया गया। एंग्लो सेक्शन बियोल्फ इज अनदर एपिक ऑफ ग्रोथ। इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल है बियोल्फ। बियोल्फ एंग्लो सेक्शन पोट्री के एक बहुत ही फेमस एपिक है बियोल्फ, और इसकी जो ये इंग्लिश लिटरेचर में सबसे अर्लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एपिक मानी गई है, हीरोइक पोएम है। ये प्रोलॉग से स्टार्ट होती है और इसकी स्टोरी बहुत ही स्प्लेंडिड और मार्वलस दिखाई गई है। ये एपिक ऑफ ग्रोथ का एक बेस्ट एग्जाम्पल दोस्तों माना गया है। बियोल्फ नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये पोयम, ये एपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, और ये एंग्लो सेक्शन की बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिक कंसीडर की गई है। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया। आइए नेक्स्ट स्लाइड में इम्पोर्टेंट पॉइंट को और डिस्कस करते हैं। अब हम समझेंगे लिटरेरी एपिक, यानी जो इसका सेकेंड टाइप है लिटरेरी एपिक इज ए आर्टिस्टिक इमिटेशन ऑफ मैनर एंड स्टाइल ऑफ ऑथेंटिक एपिक और एपिक ऑफ ग्रोथ। एपिक ऑफ ग्रोथ या ऑथेंटिक एपिक का मीन्स होता है फोक एपिक यानी ट्रेडिशनल एपिक। तो लिटरेरी एपिक का जो इमिटेशन हुआ था ऑथेंटिक एपिक से ही हुआ था।
यानी उसकी जो स्टाइल थी, जो मैनर्स थे, उनको इमिटेट करके लिटरेरी एपिक का ओरिजिनेशन किया गया। इट इज़ द वर्क ऑफ वन मैन हु ट्राइज टू इमिटेट एंड एक्सेल द अर्लियर पोइट्स। हमने फोक एपिक में देखा कि उसमें एक व्यक्ति के कार्यों को नहीं बताया जाता। इट इज़ नॉट अ वर्क ऑफ वन मैन इन अ फोक एपिक, बट लिटरेरी एपिक इट इज़ अ वर्क ऑफ वन मैन। यानी जो स्टोरी, पूरी स्टोरी में एक ही हीरो की कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक्शन को, ब्रेवरी को डिस्क्राइब किया जाता है। Who tries to imitate and excel their earlier poets. It is more polished, coherent and compact in structure and style than folk epic. अगर लिटरेरी एपिक की बात करें तो ये ऑथेंटिक एपिक का इमिटेशन है, बट इट इज़ मोर पॉलिश्ड। ये बहुत ही रिफाइन वे में प्रेजेंट किया गया है। स्ट्रक्चर इसका बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। स्टाइल और जो कोहेरेंट है, यानी जो इसमें जो डिक्शन है, जो स्टाइल है, वो इन कंपैरिजन टू फोक एपिक के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर डिस्क्राइब किया गया है। फाइन, तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। वर्जिल की एनीड, पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन के द्वारा लिखी गई पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन 17वीं सेंचुरी के बहुत ही नॉट पोइट्स हैं, और उनका जो ये वर्क है पैराडाइज लॉस्ट विच इज़ रिटन इन 1667 में लिखा गया था, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 बुक। फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है, और ये भी एपिक है। टोटल जो इसका टारगेट था लिखने का बुक का 24, बट राइटर वॉज कम्प्लीटेड ओनली 6 बुक, लेकिन वो 6 बुक्स ही कंप्लीट कर पाए थे। एंडीमियोन एंड हाइपेरियन ये दोनों कीट्स के द्वारा लिखी गई हैं, और ये भी एपिक के बेस्ट एग्जाम्पल मानी गई हैं। तो यहाँ पर लिटरेरी एपिक और फोक एपिक में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से लिटरेरी एपिक के एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से फोक एपिक के एग्जाम्पल है, वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। एंड अगर पैराडाइज लॉस्ट में बात करें, जैसा कि जो सेकेंड पॉइंट्स है ये इंडिकेट करता है कि इसमें एक वर्क, इट इज़ अ वर्क ऑफ वन मैन, यानी एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। तो पैराडाइज लॉस्ट में भी जो मेन हीरो है उसी के बारे में पूरी स्टोरी को बताया जाता है। एंड फेरी क्वीन जो कि स्पेंसर के द्वारा लिखी गई थी, उसमें भी एक ही व्यक्ति के बारे में ही बताया जाता है। जबकि जो फोक एपिक होते हैं उसमें एक के साथ, जैसे कि इलियाड हो गई, इलियाड में एक हीरो के बारे में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा हीरो के बारे में, उनके एक्शन, उनकी ब्रेवरी के बारे में बताया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है फोक एपिक में और लिटरेरी एपिक में। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में प्रोसीड करते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड में हम एपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम जनरली डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स में। ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। लॉन्ग नैरेटिव पोएम क्या होती है, मैं बता चुकी हूँ कि जो भी स्टोरी के थ्रू बताई जाती है दैट इज कॉल्ड ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम। ओके, नरेट की जाती है, स्टोरी के थ्रू नरेट की जाती है, वो लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 बुक में, ये 12 बुक में जनरली डिवाइड की जाती है। इट डील्स विद मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स, डीड्स ऑफ वैलर ऑफ सम नेशनल हीरो, ऑफ सम पर्सन ऑफ नेशनल इवन इंटरनेशनल्स। इसमें जो हीरो होता है वो नेशनल हीरो भी हो सकता है या फिर इंटरनेशनल हीरो की भी बात की जा सकती है। एंड हीरो की जो एक्सप्लॉइटनेस होती है, मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स होती हैं, जो ब्रेवरी होती है, जो एक्शन होते हैं, और जो डीड्स ऑफ वैलर, वैलर का मीन्स होता है साहस, यदि साहसी भरे जो कार्य वो करता है वो सब कुछ एपिक में शो किया जाता है। द सुपर नेचुरल प्लेस एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड फ्रीक्वेंटली इंटरवीन्स इन एक्शन। सुपर नेचुरल प्ले यानी एक सुपर नेचुरल थिंग को एपिक में डिस्क्राइब किया जाता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है
एपिक का। यानी जैसे कि हम रामायण का एग्जाम्पल ले सकते हैं, महाभारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसमें सुपर नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको दिखाई गई हैं, और एपिक का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है। एंड एपिक रिफ्लेक्ट्स द लाइफ ऑफ द टाइम्स। जब भी हम एपिक को पढ़ते हैं, चाहे हम रामायण को पढ़ें, महाभारत या पैराडाइज लॉस्ट एंड फेयरी क्वीन, कोई भी एपिक को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने पर हमें उस टाइम की, यानी उस समय की कैसी सोसाइटी थी, कैसे लोग थे, लोगों के क्या आइडियाज़ थे, वो सब कुछ हम एपिक को पढ़ के हमें समझ में आता है। और एपिक को पढ़ के उस समय की सोसाइटी के बारे में एक हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस टाइप की सोसाइटी उस समय थी, और लोग इस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करते थे, उनकी ये स्टाइल थी, डिक्शन थी, वो सब एपिक के थ्रू हमें समझ में आ जाता है। पर्पस की बात करें तो एपिक का जो मेन पर्पस होता है वो मॉरल होता है, एंड इट मे बी अराउज पैट्रियोटिज्म एंड नेशनल प्राइड। और इसमें पैट्रियोटिज्म एंड नेशनल प्राइड की फीलिंग को भी अराउज किया जाता है। यानी एपिक पढ़ के एक माइंड में एक पैट्रियोटिज्म की फीलिंग जनरेट होती है, जो कंट्री के प्रति अट्रैक्शन को शो करती है। थीम की बात करें तो थीम इसकी लॉफ्टी एंड सबलाइम होती है, डिक्शन एलिवेटेड एंड ग्रैंड होते हैं। यानी यहाँ पर जो डिक्शन यूज़ की जाती है, जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, वो काफ़ी हाई क्वालिटी की यूज़ की जाती है, एंड ग्रैंड स्टाइल में यहाँ पर यूज़ किया जाता है। There are certain epic conventions which are followed as far as the method of narration is concerned. दोस्तों, epic में कुछ conventions होते हैं जो follow किए जाते हैं। तो यहाँ पर 4 convention की बात की गई है, तो आइए हम 1 by 1 जो conventions हैं जो follow किए जाते हैं epic में, उनको समझते हैं। तो सबसे पहला है first, the poet does not begin his story from beginning। यानी जो एपिक की स्टोरी होती है दोस्तों, वो बिगनिंग से स्टार्ट नहीं होती है, बट प्लंग समवेयर इन द मिडल इन मीडियाज रेस। यानी इसकी जो स्टोरी होती है वो मिडिल से स्टार्ट होती है, जिसे हम मीडियाज रेस के नाम से जानते हैं। यानी जब कोई स्टोरी मिडिल से स्टार्ट की जाती है तो उसे हम मीडियाज रेस कहते हैं। और पैराडाइज लॉस्ट जो कि मिल्टन का एपिक है, जो 1667 में लिखा गया था, उसकी स्टोरी दोस्तों मिडिल से स्टार्ट होती है, और जो स्टार्टिंग की स्टोरी है वो हमें 4th and 5th बुक में पता चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंडली द पोएट begins the epic with invocation to the muse to inspire him. Milton invokes the heavenly muse in the very beginning of his epic. इसका जो सेकेंड फीचर है, इसमें पोएट इन्वोकेशन की बात करता है। इन्वोकेशन का मतलब दोस्तों होता है आवाहन करना। किसी म्यूज का, किसी देवी का आवाहन किया जाता है पोएट के द्वारा, जो उसे इंस्पायर करती है। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें भी म्यूज यूरेनिया का बुक 1st में और बुक 4th में इन्वोकेशन किया गया है, जबकि बुक 3rd में होली लाइट म्यूज का इन्वोकेशन पोएट्स के द्वारा किया गया है। ओके फाइन। पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्ड्स में दोस्तों लिखी गई, इएम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, और ये 1667 में ये 10 बुक्स में पब्लिश हुई थी। आफ्टर दैट 1674 में 2 बुक्स इसमें और इंक्लूड की गई, और टोटल 12 बुक में ये पोएम पब्लिश हुई है। इसमें क्रिश्चियन थीम दिखाई गई है, पोएट्स के द्वारा क्रिश्चियन थीम को दिखाया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आइए हम 3rd पॉइंट की ओर डिस्कस करते हैं। द इन्वोकेशन इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ थीम ऑफ एपिक एंड पर्पस ऑफ पोएट्स इन राइटिंग। इन्वोकेशन की इसमें इन्वोकेशन फॉलो किया जाता है वो एपिक के थीम के अकॉर्डिंग होता है, जिस पर्पस के लिए पोएट ये बुक लिख रहा होता है। ओके। 4th है, इन ऑल एपिक्स देयर इज अ जर्नी टू द अंडरवर्ल्ड undertaken to seek the help of some supernatural agencies। और इसमें सुपरनेचुरल्स जो एलिमेंट्स होते हैं उनको यूज किया जाता है, और उनकी हेल्प से
एपिक में जो ऑर्डिनरी कैरेक्टर होते हैं उनको सुपरनेचुरल एलिमेंट, सुपरनेचुरल थिंग प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि महाभारत में हम देख ले या रामायण में देख ले, मतलब वो ऑर्डिनरी जो हीरो होता है वो ऑर्डिनरी मैन नहीं होता है, उसके पास सुपरनेचुरल पावर भी दिखाई जाती हैं। पैराडाइज लॉस्ट में भी गॉड या शैटन की बात करें तो शैटन के पास भी सुपरनेचुरल पावर थी, जो कि वो एपिक में यानी पैराडाइज लॉस्ट में यूज करता है। तो इस तरीके से सुपरनेचुरल जो एलिमेंट्स हैं वो एपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माना जाता है। नेक्स्ट है एन एपिक इज इट्स बल्कि साइज। एपिक दोस्तों बल्कि साइज में लिखी जाती है। बल्कि का मतलब होता है लेंदी, यानी एपिक जो लिखी जाती है वो काफी लेंदी होती है। एन एपिक इज एन एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग नैरेटिव यूनिवर्स लाइक मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, होमर्स इलियाड। यहाँ पर दोनों नैरेटिव पोएम है एपिक के। एपिक नैरेटिव पोएम मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट एंड होमर की इलियाड, ये काफी लेंदी यानी बल्कि साइज में लिखी गई हैं। नेक्स्ट है जो लास्ट फीचर है एपिक का, एग्जैगरेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एपिक। यानी किसी भी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिखाना, प्रेजेंट करना, एक्शन को प्रेजेंट करना, ये भी एपिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर माना गया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एपिक के। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं और अब देखते हैं कि कौन कौन से बेस्ट एग्जाम्पल इंग्लिश लिटरेचर में एपिक के बताए गए हैं। इस स्लाइड में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट फेमस एपिक बिफोर 8th सेंचुरी BC से मॉडर्न एज तक के जितने भी इम्पोर्टेंट एपिक हैं लिटरेचर में, वो सारे आपको एक सीक्वेंस में मैं प्रोवाइड कर रही हूँ इसी वीडियो में, जिससे कि आपको लर्न करने में बहुत ही आसानी होगी। और 2 से 3 बार अगर आप ये रीडिंग कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसे लर्न भी कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बिफोर द 8th सेंचुरी BC के पहले जो एपिक हैं फेमस हैं उनकी लिस्ट, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट एपिक होंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होंगे, उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। फाइन, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर 8th सेंचुरी BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्रिश्चियन ईरा। तो बिफोर 8th सेंचुरी BC में जो सबसे इम्पोर्टेंट है एपिक है वो है महाभारत, कंपोज बाय वेदव्यास। ये वेदव्यास के द्वारा कंपोज किया गया था एंड इट इज द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट एपिक माना जाता है। नेक्स्ट है रामायणा कंपोज बाय वाल्मीकि। ये वाल्मीकि के द्वारा कंपोज किया गया था। दोस्तों ये दोनों एपिक महाभारत और रामायण आपने टीवी वगैरह में भी देखे होंगे और आपको इनकी स्टोरी भी बहुत ही अच्छे से पता ही होगी। नेक्स्ट है एपिक ऑफ गिलगामेश। ये एक मेसोपोटामियन मिथोलॉजी पर दोस्तों बेस्ड है और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एपिक है 8th सेंचुरी का। नेक्स्ट हम 8th सेंचुरी से 6th सेंचुरी BC में कौन कौन के इम्पोर्टेंट एपिक थे, अब उनके उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है इलियाड कंपोज बाय होमर। ये ग्रीक ऑथर हैं होमर और ये ग्रीक मिथोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों जो इलियाड की सेटिंग है वो ट्रोजन वॉर से ली गई है एंड ये इट इज डिवाइडेड इनटू 24 बुक्स में ये डिवाइड की गई है। ये डेक्टैलिक हेक्सामीटर में लिखी गई है। नेक्स्ट है ओडिसी कंपोज की गई है। ये भी ग्रीक पोएट होमर के द्वारा ये कंपोज की गई है और ये भी दोस्तों ग्रीक मैथोलॉजी पर बेस्ड है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इलियाड जैसे कि 24 बुक्स में लिखी गई है एंड ओडिसी 12 बुक में लिखी गई है। ये दोनों ही होमर के बेस्ट एपिक माने गए हैं। नेक्स्ट है वर्क्स एंड डेज। ये कंपोज किया गया है हेसियोड राइटर के द्वारा। ये भी ग्रीक मैथोलॉजी पर बेस्ड है। ये ग्रीक पोइट्स हैं होमर और हेसियोड, ये सारे ग्रीक पोइट्स हैं और ये ग्रीक मैथोलॉजी पर ही इनके जो एपिक है वो बेस्ड हैं। नेक्स्ट है थियोजोनी। ये भी हेसियोड के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो होमर के द्वारा 2 एपिक लिखे गए हैं, इलियाड एंड ओडिसी, एंड हेसियोड के द्वारा 2 वर्क्स लिखे गए हैं। यहाँ पर और भी हैं प्रोवाइड किए गए हैं। शील्ड ऑफ हेरक्लीस एस्क्राइब टू
हेसियोड एंड कैटलॉग ऑफ वीमेन बाय हेसियोड। तो ये 4 एपिक हैं जो कि हेसियोड के द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला है वर्क्स एंड डेज, नेक्स्ट है थियोजोनी, नेक्स्ट है शील्ड ऑफ हेराक्लीज एंड लास्ट इनका जो एपिक है कैटलॉग ऑफ वीमेन। इनके सिर्फ टाइटल आपको रिमेंबर करने हैं, ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो इलियाड और ओडिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइन, तो यहाँ पर हमने 8 से 6 सेंचुरी एंड बिफोर 8 सेंचुरी के जो भी इंपॉर्टेंस एपिक हैं उनको डिस्कस किया है। फर्स्ट सेंचुरी बीसी में जो भी इंपॉर्टेंट एपिक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला है डी रेरम नेचुरा बाय लुक्रेटिस। ये लुक्रेटिस के द्वारा लिखा गया एपिक है दोस्तों। एंड नेक्स्ट है वर्जिल के द्वारा, जो कि एक रोमन पोएट्स हैं, जॉर्जिक्स। ये एक डिडक्टिव पोएम है, और डिडक्टिव पोएम का मतलब होता है ऐसी पोएम जिसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इंस्पिरेशन मिलती है, ऐसी पोएम डिडक्टिव पोएम कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट है वर्जिल का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिक है एनीड। दोस्तों ये डैक्टाइल हेक्सामीटर में लिखी गई है, और इसमें भी ट्रोजन वॉर की स्टोरी को दिखाया गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन रोमन मिथोलॉजी पर ये बेस्ड है। एंड इसमें एनीस मेन कैरेक्टर है, मेन हीरो है, और उसकी ब्रेवरी और उसके एक्शन को दिखाया गया है। फर्स्ट सेंचुरी एडी में अब हम देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट सेंचुरी एडी स्टार्ट हो रही है। इसमें जो ओविड का है मेटामॉर्फोसिस, ये ग्रीक एंड रोमन मैथोलॉजी पर बेस्ड है, ये रोमन पोएट्स हैं। एंड नेक्स्ट है फर्सेलिया बाय लुकैन के द्वारा, ये रोमन हिस्ट्री अनफिनिश्ड, ये एपिक अनफिनिश्ड है दोस्तों, और ये लुकैन के द्वारा ये लिखा गया था फर्सेलिया। नेक्स्ट है थीबैड एंड एचलीज बाय स्टेटियस, ये भी ग्रीक मैथोलॉजी पर बेस्ड है। अगर हम फर्स्ट सेंचुरी एंड बिफोर फर्स्ट सेंचुरी के पहले की बात करें तो जो मोस्टली जो दोस्तों एपिक है वो ग्रीक मैथोलॉजी पर ही बेस्ड थी। ओके, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट सेंचुरी बीसी एंड फर्स्ट सेंचुरी एडी में जो भी इंपॉर्टेंट एपिक थे उनको डिस्कस किया है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 8 to 10th सेंचुरी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट एपिक हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है अभी तक की जितने भी स्लाइडों में एपिक हमने डिस्कस किया है, बियोवुल्फ। ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड का सबसे इम्पोर्टेंट एपिक माना जाता है। जर्मनिक हीरोइक लीजेंड कंसिस्टिंग ऑफ 382 एलिट्रेटिव लाइन्स, इसमें टोटल 3182 एलिट्रेटिव लाइन्स हैं, और ये एक जर्मनिक हीरोइक लेजेंड पर बेस्ड है। सेट इन पैगन स्कैंडिनेवियन, और ये इसकी जो सेटिंग है वो स्कैंडिनेवियन सिटी में रखी गई है। बियोवुल्फ इस एपिक का मेन हीरो है, एंड वो जो हीरो है वो हीरो ऑफ गेट्स डायनेस्टी से बिलोंग करता है। रिटेन इन वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट, और ये वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट में लिखा गया है। तो ये थी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बियोवुल्फ। ये एंग्लो सैक्सन पीरियड की सबसे इम्पोर्टेंट एपिक माना जाता है। नेक्स्ट है वेल्डर, ये ओल्ड इंग्लिश वर्जन ऑफ द स्टोरी, यानी स्टोरी का ये ओल्ड इंग्लिश वर्जन में ये स्टोरी लिखी गई है, सिर्फ इसका टाइटल इम्पोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है शाहनामा बाय फिरदौसी, यानी पर्शियन लिटरेचर में लिखी गई है ये एपिक फिरदौसी के द्वारा, और इस एपिक का नाम है शाहनामा। ओके, तो ये थी 8 से 10th सेंचुरी में इम्पोर्टेंट एपिक, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बियोवुल्फ। नेक्स्ट है 13th सेंचुरी में लिखी गई है, जो कि अर्ली मिडिल इंग्लिश पीरियड का सबसे इम्पोर्टेंट एपिक माना जाता है। ये लेमैन के द्वारा लिखी गई है, और इस एपिक का नाम है ब्रड। तो ये 13th सेंचुरी का इम्पोर्टेंट एपिक कंसीडर किया जाता है। दोस्तों अब 14th सेंचुरी में जो इम्पोर्टेंट एपिक हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला एपिक है डिवाइन कॉमेडी बाय डांटे के द्वारा। डांटे के द्वारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिक कंसीडर किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, और ये वर्ड में काफ़ी फेमस है, और ये इनका मास्टरपीस वर्क माना जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन इटालियन लिटरेचर, एंड इसमें जो लैंग्वेज है वो इटालियन लैंग्वेज यूज़ की गई है।
इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट पार्ट इसका है इन्फर्नो और सेकेंड पार्ट है परगेरेचियो और थर्ड लो दोस्तों जो इसका पार्ट है वो पैराडिसो है। तो ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ये इसे कंपोज किया गया था 1308 में, 1308 में ये कंपोज की गई थी एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 1320 और 1320 में इसे कंप्लीट किया गया था। ईयर बिफोर हिज डेथ इन 1321, यानी कि दांते के मरने के एक साल पहले ही इसे कंप्लीट कर लिया गया था। ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो दांते के द्वारा लिखी गई है और ये इटालियन लैंग्वेज पर दोस्तों बेस्ड है। नेक्स्ट है कर्सर मुंडी, ये मिडिल इंग्लिश पीरियड में लिखी गई एपिक है और ये एनोनिमस लिखी गई है। इसके राइटर के बारे में अननोन है। नेक्स्ट है अफ्रीका बाय पेट्रोच, ये एक लैटिन में लिखी गई है, लैटिन पोएट के द्वारा लिखी गई है और पेट्रोच के द्वारा ये अफ्रीका को लिखा गया है। नेक्स्ट है द ब्रूस बाय जॉन बर्बर, जो कि एक स्कॉटिश राइटर है और ये स्कॉटिश राइटर जॉन बर्बर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है सीज ऑफ जेरूसलम, इसका टाइटल ओनली इम्पॉर्टेंट है। एंड अब हम नेक्स्ट जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मिडिल इंग्लिश पीरियड में, जियोफ्री चौसर के द्वारा लिखी गई है, ट्रायलस एंड क्रिसीड। दोस्तों ये कंपोज की गई थी इन 1380 में कंपोज की गई थी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राइम रॉयल जो फॉर्म है ये जियोफ्री चौसर के द्वारा इन्वेंट किया गया था, कॉइन किया गया था इस टर्म को। एंड जियोफ्री चौसर इंग्लिश लिटरेचर के फादर माने जाते हैं और इन्होंने लैंग्वेज को एक बहुत ही पॉलिश एंड रिफाइंड वे में प्रेजेंट किया है। इनका जो सबसे मास्टरपीस वर्क है कैंटरबरी टेल्स, ये एक स्टोरी कलेक्शन है, इसमें काफ़ी स्टोरियाँ बताई गई हैं। ट्रायलस एंड क्रिसीड की बात करें तो इसमें ट्रोजन वॉर का डिस्क्रिप्शन किया गया है एंड ट्रायलस फिलोसफिकल मोनोलॉग इन बुक 4 इज फ्रॉम बोइथियस कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी। और इसमें जो ट्रायलस का जो फिलोसफिकल मोनोलॉग बताया गया है बुक 4 में जो उन्होंने स्पीच दी है वो बोथियस कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी से ली गई है, जो कि बोथियस का एक वर्क है। कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी से इसे एडॉप्ट किया गया है और जो बोथियस थे वो काफ़ी बोथियस से चौसर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और इसीलिए उन्होंने अपने वर्क यानी ट्रायलस एंड क्रिसीड में बुक 4 में फिलोसफिकल मोनोलॉग को यूज़ किया है। नेक्स्ट है ट्राई बुक बाय जॉन लाइगेट, ये मिडिल इंग्लिश में लिखी गई है बुक और इसमें भी ट्रोजन वॉर की स्टोरी को दिखाया गया है। इन ट्रोजन वॉर की जो सीन है उसका डिस्क्रिप्शन इस बुक में भी देखने को मिलता है। तो ट्रोजन वॉर ट्रॉय बुक बाय जॉन लिंगेट, इनके द्वारा भी ट्रोजन वॉर की सीन को दिखाया गया है और ट्रायलस एंड क्रिसीड जो कि जियोफ्री चौसर के द्वारा लिखी गई उसमें भी ट्रोजन वॉर का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये स्लाइड अच्छे से समझ में आई होगी। आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम 15th सेंचुरी में देखेंगे इम्पोर्टेंट एपिक को। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है वैलेस बाय ब्लाइंड हैरी के द्वारा ये लिखी गई थी एपिक। नेक्स्ट है ट्राई बुक बाय जॉन लाइगेट अबाउट ट्रोजन वॉर। तो आई होप मैंने प्रीवियस स्लाइड में ये डिस्कस किया था और शायद ये दोबारा रिपीट हो रही है। तो लाइगेट के द्वारा ट्रॉय बुक लिखी गई है जो कि ट्रोजन वॉर पर बेस्ड है। नेक्स्ट है 16th सेंचुरी में इम्पोर्टेंट एपिक है ऑरलैंडो फ्यूरियोसो बाय लोडोविक एरिस्टो के द्वारा 1516 में ये वर्क लिखा गया था, एपिक लिखी गई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है ला जेरूशलेम लाइबर्टा बाय टैशो के द्वारा 1575 में ये एपिक आया। एंड इसके बाद हम 16th सेंचुरी का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिक एडमंड स्पेंसर के द्वारा 1569 में पब्लिश किया गया था फेयरी क्वीन। इट वॉज कंप्लीटेड इन 6 बुक, ये 6 बुक में लिखी गई है। टारगेट उन्होंने किया था 24 बुक्स में लिखने का, बट अनफॉर्चुनेट इसे वो सिर्फ ये 6 बुक में ही कंप्लीट हो पाई थी। रीज़न इसके पीछे क्या था कि उन्होंने 24 बुक्स में लिखी थी
बट जहाँ पर ये बुक लिखी गई थी किल्कोमैन में, वहाँ पर फायर लग जाती है, आग लग जाती है, जिसकी वजह से मोस्टली जो कॉपी होती है वो जल जाती है। ओनली 6 कॉपीज रिमेनिंग होती है और इस तरीके से जो फेरी क्वीन है वो 6 बुक में ही हमारे सामने प्रेजेंट की गई है। नेक्स्ट है वीनस एंड एडोनीस 1593 में एंड रेप ऑफ लुक्रीज 1594 में। ये दोनों एपिक शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हैं। शेक्सपियर जो कि एलिजाबेथन एज के बहुत ही फेमस राइटर माने जाते हैं और इन्होंने टोटल 37 प्लेस लिखे हैं, 154 सोनेट लिखे गए हैं और ये दो इनके नैरेटिव पोएम है, वीनस एंड एडोनीस जो कि 1593 में लिखी गई है एंड रेप ऑफ लुक्रीज 1594 में ये लिखी गई है। ये दोनों एपिक के बेस्ट एग्जाम्पल माने गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 15 और 16 सेंचुरी को कवर किया है। इस स्लाइड में हम 17th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में जो भी इम्पोर्टेंट एपिक हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है गॉन्डीबर्ड बाय विलियम डेवनेंट 1651। डेवनेंट के द्वारा ये वर्क लिखा गया है एपिक जो कि 1651 में लिखा गया था। नेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट इज अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर विच इज रिटन इन 1667 बाय जॉन मिल्टन, द 17th सेंचुरी राइटर। ओके, तो ये जॉन मिल्टन का सबसे मास्टरपीस वर्क माना गया है। इसकी जो थीम है वो क्रिश्चियन इन बिब्लिकल थीम पर बेस्ड है ये, एंड इट वाज रिटन इन ब्लैंक वर्स एम विद पेंटामीटर में ये लिखी गई है। दोस्तों ये 1667 में ये 10 बुक्स में पहले लिखी गई थी, इन 10 बुक्स में इसे पब्लिश किया गया था। आफ्टर दैट 1674 में ये 12 बुक में पब्लिश की गई थी। तो ये दोनों टाइम आपको लर्न करने हैं कि 1674 में ये 12 बुक्स में आई थी और 1667 में ये 10 बुक्स में थी। इसकी जो स्टोरी होती है इन मीडियास रेस, जैसा कि हमने आपको पहले ही प्रीवियस स्लाइड में भी बताया है कि इन मीडियास रेस से स्टार्ट होती है, यानी इसकी स्टोरी यानी मिडिल से स्टार्ट होती है और जो इसकी स्टार्टिंग की स्टोरी वो हमें 4 से 5 बुक में पता चलती है। एंड और ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसी से इंस्पायर्ड होगा, यानी उन्होंने जॉन मिल्टन ने एक दूसरा वर्क लिखा, वो भी एपिक की श्रेणी में ही कंसीडर किया जाता है, पैराडाइज रिगेन्ड। ये 1671 में ये दोस्तों लिखा गया था। ये भी इनका बहुत ही मास्टरपीस वर्क माना जाता है और इससे इन्फ्लुएंस होकर जॉन कीट्स ने एंडीम्यून लिखा था। यानी इस वर्क से इन्फ्लुएंस होकर जो रोमांटिक पोइट्स हैं जॉन कीट्स, उन्होंने एपिक लिखा एंडीम्यून। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में विलियम ब्लेक के द्वारा एक एपिक लिखा गया था, मिल्टन अ पोएम, यानी ये मिल्टन पर लिखी गई है एपिक जो कि पैराडाइज लॉस्ट के राइटर हैं और ये 1804 से 1810 के बीच में ये लिखी गई थी। नेक्स्ट है वॉटर स्कॉट का है 1808 में, ये रोमांटिक एज के पोइट्स हैं एंड इनके द्वारा मेर्मियन ये वर्क लिखा गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है लॉर्ड बैरन का जो एपिक है चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज जो कि 1812 से 1818 में लिखा गया था। आगे हम देखते हैं पीबी शैली जो कि रोमांटिक एज के पोइट्स हैं और इन्होंने क्वीन मैब लिखा था 1813 में लिखा था। ये भी एपिक का बेस्ट एग्जाम्पल माना गया है और पीबी शैली जैसे कि बहुत ही रिवोल्यूशनरी राइटर थे और इस वर्क में हम उनके रिवोल्यूशनरी थॉट्स को देखते हैं और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है रॉडरिक द लास्ट ऑफ गोट्स बाय रॉबर्ट साउदी के द्वारा ये वर्क लिखा गया था 1814 में। तो यहाँ पर 19th सेंचुरी में ये सारे इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि पीबी शैली का क्वीन मैब, रॉबर्ट साउदी का और वाटर स्कॉट का मेर्मियन और मिल्टन यानी कि जो विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया था, ये सारे वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके फाइन, तो आइए हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दोस्तों इस स्लाइड में 19th सेंचुरी के और इम्पोर्टेंट एपिक को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला है द लॉर्ड ऑफ आइल्स बाय वाटर स्कॉट के द्वारा ये एपिक लिखा गया एंड इट वाज रिटन इन 1813 में। ओके, वाटर स्कॉट इज एसोसिएटेड फ्रॉम रोमांटिक एज, ये रोमांटिक एज के फेमस पोइट्स हैं। नेक्स्ट है एलेस्टर
और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड बाय पीबी शैली। ये पीबी शैली का एपिक है और इसका जो सब टाइटल है एलेस्टर का द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ये टाइटल आपको, सब टाइटल आपको रिमेंबर करना है क्योंकि एग्जाम में सब टाइटल भी पूछे जाते हैं। एंड इट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी एंड ये 1815 में लिखी गई थी। इट इज शैलीज स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी एंड इन एलेगोरिकल फॉर्म में है ये। और इसमें जो शैली होते हैं वो वॉन्डरिंग करते हैं एज अ ट्रेवलर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन द सर्च ऑफ आइडल ब्यूटी। यानी आइडल ब्यूटी की सर्च में वो ट्रेवलिंग करते हैं पर उन्हें कहीं भी आइडल ब्यूटी नहीं मिलती है एंड लास्ट में वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है इन्हीं का है पीबी शैली का एपिक रिवोल्ट ऑफ इस्लाम और इसका सब टाइटल है लियोन एंड सिंथिया। ये 1817 में लिखी गई थी एंड ये 12 कैंटोज में लिखी गई है। ये डेडिकेटेड है मेरी गॉडविन को और पीबी शैली इन्फ्लुएंस थे रोमांटिक एज के जो फिलोसफर हैं गॉडविन, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और उनका इन्फ्लुएंस इस वर्क में अपीयर्स होता है। ओके एंड इसमें ये एक रिवोल्यूशनरी पोएम भी है दोस्तों। तो ये थे इसके कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको लर्न करनी है। एंड एलास्टर इनके ये दोनों जो एपिक है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हैरोल्ड द डॉटलेस बाय वॉटर स्कॉट्स 1817 में, ओनली टाइटल इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है एंडीमियोन। एंडीमियोन 1818 में ये लिखी गई थी एंड ये जॉन कीट्स के द्वारा दोस्तों लिखी गई है। जॉन कीट्स भी रोमांटिक एज के पोइट्स हैं लाइक पीबी शैली, स्कॉट एंड ये कंटेम्प्रेरी राइटर हैं और इनकी डेथ बहुत ही जल्दी हो गई थी दोस्तों। और ये इन्होंने बहुत ही फेमस ओड लिखे हैं इंग्लिश लिटरेचर में। एंडीमियोन की बात करें तो ये एंडीमियोन 1818 में दोस्तों लिखी गई थी एंड ये 4 बुक्स में लिखी गई है। इट इज रिटन इन इयम्बिक पेंटामीटर एंड ब्लैंक वर्स में ये लिखी गई है और ये क्रिटिसाइज की गई थी क्रिटिक के द्वारा ब्लैकवुड मैगजीन में एंड क्वार्टरली, ये दोनों में इस वर्क को क्रिटिसाइज किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है टाइटल। नेक्स्ट है हाइपेरियन। हाइपेरियन भी जॉन कीट्स के द्वारा 1819 में लिखी गई एंड इट इज रिटन इन 3 बुक्स में। ये 3 बुक्स में है जबकि एंडीमियोन रिटन इन 4 बुक्स में लिखी गई है। इसमें पैराडाइज लॉस्ट का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है क्योंकि कीट्स मिल्टन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और उनका जो एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, तो उसके रेफरेंसेस यहाँ पर इस एपिक में देखने को मिलते हैं। ये भी ब्लैंक वर्स में है एंड ग्रीक मैथोलॉजी पर ये बेस्ड है। एंडीमियोन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ग्रीक मैथोलॉजी। ये दोनों वर्क कीट्स के ग्रीक मैथोलॉजी पर बेस्ड है। नेक्स्ट है बैटल ऑफ मैराथन बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग 1820 में। 1820 में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी, उनके द्वारा ये एपिक लिखा गया था। ओनली टाइटल इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट डॉन जुआन बाय लॉर्ड बायरन 1824 में है। लॉर्ड बायरन जो कि रोमांटिक एज के पोइट्स हैं, इन्होंने डॉन जुआन लिखा जो कि 12 बुक्स में है एंड 12 कैंटोस में है। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रिल्यूड की बात करें तो प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ ये कंटेम्प्रेरी राइटर है पीबी शैली एंड जॉन कीट्स के और ये टोटल 14 बुक्स में दोस्तों लिखी गई है प्रिल्यूड। ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है और इसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही वर्ड्सवर्थ ने एजुकेशन ली थी, इसलिए इस बुक में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। ये एक फिलोसफिकल पोएम भी है, एपिक पोएम के साथ साथ ये एक फिलोसफिकल पोएम भी है एंड ये ब्लैंक वर्स में दोस्तों लिखी गई है। ऑटोबायोग्राफी है ये और इसमें वर्ड्सवर्थ की लाइफ से रिलेटेड इवेंट को पोर्ट्रे किया गया है।
नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोमिथस बाउंड बाय एक्लीज, ट्रांसलेटेड बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग 1833 में। दोस्तों एक्लीज का जो वर्क है प्रोमिथस बाउंड को, जो कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा ट्रांसलेट किया गया 1833 में, ये भी एपिक का ही एग्जाम्पल माना गया है। टाइटल ये भी इम्पोर्टेंट है एक्लीज का, ये प्रोमिथस बाउंड। नेक्स्ट है इवेंजेलाइन बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो 1847 में, ओनली टाइटल इज इम्पोर्टेंट। लॉन्गफेलो का वर्क है इवेंजेलिन, ये भी एक एपिक का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ हियोवैथा बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, इन्हीं का दूसरा एपिक है सॉन्ग ऑफ हियोवैथा, जो कि 1855 में आया है। ओके, और नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाय वॉल्ट विटमैन। दोस्तों ये अमेरिकन पोइट है और इनका जो सबसे फेमस वर्क है लीव्स ऑफ द ग्रास, जो कि कई एडिशन में पब्लिश हुआ था एंड इसे कई एडिशन दोस्तों आए थे। और 1854 में ये 55 में पोएम थी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि एक एपिक का एग्जाम्पल माना गया है। और वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोइट है, बहुत ही फेमस है, और पासेस टू इंडिया इन्हीं का वर्क है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इनके कंटेम्प्रेरी थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि उनके भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क दोस्तों वो इंग्लिश लिटरेचर में माने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अरोरा ले बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का जो वर्क है अरोरा ले, जो कि ये भी एक एपिक का बेस्ट एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छी पोएम है, ये जरूर पढ़िएगा इसको। एंड ये 1857 में दोस्तों लिखी गई थी। तो यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट एपिक थे इस स्लाइड में 19th सेंचुरी के, वो हमने कवर किए हैं। रिमेनिंग हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। नेक्स्ट है आर्थरी पैराडाइज बाय विलियम मॉरिस। विलियम मॉरिस का आर्थरी पैराडाइज, जो कि 1868 से 1870 के बीच में ये लिखा गया था। एंड एल्फ्रेड टेनिसन का एपिक है आइडल्स ऑफ द किंग, ये 12 पोएम में है, 12 पोएम में ये लिखी गई है दोस्तों। और टेनिसन विक्टोरियन एज के बहुत ही फेमस पोइट्स हैं और इनके कंटेम्प्रेरी राइटर है रॉबर्ट ब्राउनिंग। ओके, तो ये इनका एपिक है आइडल्स ऑफ द किंग। नेक्स्ट है क्लैरल बाय हरमन मेलवाइल का है क्लैरन, जो कि 1876 में इसकी ये लिखा गया था। एंड नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ सिगर्ड द वोल्संग एंड फॉल ऑफ द न्यूब्लिंग बाय विलियम मॉरिस। विलियम मॉरिस का ये दूसरा एपिक है। एक हमने आर्थरी पैराडाइज को डिस्कस किया, नेक्स्ट है ये स्टोरी ऑफ द सिगर्ड द वोल्संग एंड द फॉल ऑफ द न्यूब्लिंग बाय विलियम मॉरिस, जो कि 1876 में दोस्तों आया था। नेक्स्ट 19th सेंचुरी का लास्ट एपिक है द वैंडरिंग ऑफ ओशन बाय W.B. ईट्स। W.B. ईट्स का जो वैंडरिंग ऑफ द ओशन, जो कि 1889 में दोस्तों लिखा गया था। और W.B. ईट्स पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। और अगर आप GIC के दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये राइटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नेट के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर माने जाते हैं। और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क, जो इम्पोर्टेंट पोएम है उसको भी हमने एक दो पोएम को हमने डिस्कस किया है अपने ही चैनल में, तो आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। और बायोग्राफी तो आप ज़रूर पढ़िएगा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो मैंने क्रोनोलॉजी बेस पर बताई हुई है। ओके, अब हम देखते हैं 20th सेंचुरी में कौन से इम्पोर्टेंट एपिक है। सबसे पहला है कैंटोस बाय एजरा पाउंड। एजरा पाउंड के द्वारा ये कैंटोस लिखा गया था, जो कि 12 बुक्स में है। एंड ये 1915 से 1969 के बीच में दोस्तों ये लिखा गया था एजरा पाउंड। ये भी काफ़ी रिनोन्ड राइटर है, और इनका जो ये वर्क है कैंटोस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये इस पोएम में बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइनें हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है द ब्रिज बाय हार्ट क्रेन 1913 में। 1913 में जो हार्ट क्रेन का ब्रिज ये एपिक लिखा गया था, इस ओनली टाइटल इम्पोर्टेंट। पैटरसन बाय विलियम कार्लोस विलियम का 1940 से 1961 के बीच में लिखा गया था। एंड सावित्री बाय अरविंदो घोष, ये
1950 में लिखा गया था सावित्री। ये भी एक एपिक का एग्जाम्पल माना गया है। और अरविंदो घोष दोस्तों बहुत ही फेमस राइटर हैं। एंड एमोरोस बाय डेरिक वॉलकॉट, वॉलकॉट का एमोरोस, ये भी 1990 में लिखा गया था इनका वर्क एपिक। और ये वर्ल्ड लिटरेचर में काफ़ी इनका काफ़ी फेमस है वर्ल्ड लिटरेचर में। और नेट के लिए, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अदरवाइज टीजीटी और पीजीटी में या जीआईसी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया 20वीं सेंचुरी 19वीं सेंचुरी के जितने भी इम्पोर्टेंट एपिक को। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इसमें जितने भी सिलेक्टेड मैंने एपिक को डिस्कस किया है और जो इम्पॉर्टेंट एपिक है उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमने यहाँ पर शेयर की है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और फिर भी अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आप दोस्तों न्यू हैं इस चैनल में तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर डिस्कस करेंगे आपसे। और इसी तरीके से इस वीडियो में अच्छे अच्छे टॉपिक को मैं डिस्कस करती रहूँगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होंगे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वैसे भी मेरे सारे वीडियो लेंदी होते हैं, लेकिन मैं उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन देती हूँ और डिटेल में उनको कवर करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि कोई भी जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल भी मिस ना हो आपसे। और अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको कोई डाउट्स ना हो और आप उसे क्लियरली तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।